अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें से हम आज पहला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें हम आज पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। जो पहला चैप्टर है, 5 चैप्टर्स है 10th की फिजिक्स में। एक तो है लाइट, दूसरा है ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है मैग्नेटिज्म, और जो नंबर 5th है दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे लाइट का पहला टॉपिक, जिसमें हम ये जानेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, अगर हम लोअर क्लास की बात करेंगे, पर्टिकुलरली 7th और 8th की, उसमें जो लाइट की डिफिनीशन दी गई है, लाइट को डिफाइन किया गया है, उसमें हम सिंपली बोलते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट और विजन टू आवर आइज। यानी लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे हम कोई चीज देख सकते हैं, और सेंसेशन ऑफ साइट, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन इस लाइट का नेचर जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपने आइडियाज दिए हैं रिगार्डिंग द नेचर ऑफ लाइट। उसमें से जो पहला साइंटिस्ट है दैट वाज नेम्ड एज सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। जो सर आइजैक न्यूटन है, इसने इस लाइट का नेचर जानने के लिए एक थ्योरी दी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी है, पब्लिश की है, जिसका नाम है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। ये सर आइजैक न्यूटन ने दी है 1675 में। इस लाइट का नेचर जानने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने एक आइडिया दिया है। थ्योरी हम किसको बोलते हैं? आइडिया और सेट ऑफ आइडियाज दैट wants or that tries to explain something। वो आइडिया या बहुत सारे आइडियाज जो किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दे रहे हैं, उस चीज को हम बोलते हैं थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी के पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। वैसे भी उसी तरीके से सर आइजैक न्यूटन ने भी एक थ्योरी दी, जिसका नाम है न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी से इसने इस लाइट का नेचर जानने की कोशिश की है, बताया है रिगार्डिंग द लाइट। एज पर सर आइजैक न्यूटन, इसने बोला जो ये लाइट है, लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टिनी, यहां पे मैं लिखूंगा टिनी इलास्टिक, कॉमा रिजिड टिनी इलास्टिक रिजिड, कॉमा massless, और वी कैन से दैट नेग्लिजिबल मास इनके पास था, नेग्लिजिबल मास, एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जो पहला पॉइंट बोला है सर आइजैक न्यूटन ने, इसने बोला है जो ये लाइट है, लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टिनी इलास्टिक रिजिड massless एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड, इनका नाम पड़ा कॉर्पस्कल्स।
यानी एज पर सर आइजैक न्यूटन। ये थ्योरी कब दी इसने? 1675 में। इसने लाइट का नेचर जानने के लिए एक थ्योरी दी, एक थ्योरी को पब्लिश किया। तो उसमें उसने लिखा है जो ये लाइट है, लाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ टिनी इलास्टिक रिजिड मासलेस पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स का नाम क्या बोला सर आइजैक न्यूटन ने? कॉर्पस्कल्स। ये जो कॉर्पस्कल्स है ये बेसिकली क्या है? टिनी इलास्टिक एंड रिजिड। इसी कॉर्पस्कुलस की वजह से इसका जो नाम पड़ा दैट पड़ा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन उस टाइम में ज्यादा इस थ्योरी को न्यूटन के नाम से जाना जाते थे। न्यूटन का जो नाम था इस थ्योरी में, इससे ज्यादा इसको फेम मिली है, इसको इससे ज्यादा फेमस हो गई उस टाइम में। किसके नाम से? न्यूटन के नाम से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला सर आइजैक न्यूटन ने, जो ये कॉर्पस्कुलस है, these corpuscles possess energy and momentum, इन कॉर्पस्कुलस के पास क्या है? इन कॉर्पस्कुलस के पास है एनर्जी एंड मोमेंटम, comma when they strike the retina of eye, they produce sensation of sight, they produce sensation of vision or sight। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर आइजैक न्यूटन ने, जो एक कॉर्पस्कुलस है इनके पास क्या है? एनर्जी है और क्या है? मोमेंटम है। When they strike the retina of the eye, they produce sensation of sight। इनसे हम फिर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। किनसे? कॉर्पस्कुलस से। क्योंकि आपको पता है जो मोमेंटम है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इनके पास ये मोमेंटम है और इनके पास क्या है? एनर्जी भी है। ये इसका दूसरा पॉइंट था सर आइजैक न्यूटन का। तीसरा पॉइंट जो इसने बोला जो ये कॉर्पस्कुलस है, दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। These corpuscles possess, or we can say that these corpuscles have different shape and size। एक तो इनकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज होता है। किनका? इन कॉर्पस्कुलस का। यानी दे possess different shape and different साइज, अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप के होते हैं ये कॉर्पस्कुलस। नंबर 4th पॉइंट सर आइजैक न्यूटन ने बोला, these corpuscles travel in all directions with the speed or velocity of light। These corpuscles travel in all directions with speed or velocity of light। यानी ये जो कॉर्पस्कुलस है ये क्या? ये ट्रैवल कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शंस। These corpuscles travel in all directions with speed or velocity of light। यानी हर किसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं with the speed or velocity of light। This was the 4th point of Sir Isaac Newton। And number 5th जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला सर आइजैक न्यूटन ने, इसने बोला जो एक कॉर्पस्कुलस है, डिफरेंट कलर्स जो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास विप गायर होता है, विप गायर में फॉर एग्जांपल जो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज है। जो डिफरेंट कलर्स होते हैं लाइट में,
इन डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट कार्पस्कल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लू के लिए छोटा कार्पस्कल होगा तो रेड के लिए बड़ा कार्पस्कल है। जो डिफरेंट कलर्स है लाइट में, इनके लिए डिफरेंट कार्पस्कल्स है विद डिफरेंट साइज। डिफरेंट कार्पस्कल्स विद डिफरेंट साइज। रेड के लिए बड़ा कार्पस्कल है, ब्लू के लिए छोटा कार्पस्कल है। यानी इसका जो ये पॉइंट था, इसने बोला डिफरेंट कलर्स दैट आर प्रेजेंट इन लाइट हैव डिफरेंट कॉर्पस्कल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कलर। ब्लू के लिए अलग कार्पस्कल होंगे, ग्रीन के लिए अलग कार्पस्कल होंगे, रेड के लिए अलग कार्पस्कल होंगे, इनका अलग अलग साइज होगा। ये भी इसने बोला है, किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। यानी डिफरेंट कलर्स in light possess different corpuscles। डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट कॉर्पस्कल्स होते हैं। दिस वर द मेन पॉइंट्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन। और जो इसने एक पॉइंट बोला इंपॉर्टेंट, जो कि बाद में इसका डिमेरिट निकला, वो भी हम देखेंगे यहां पे। न्यूटन ने बोला जो ये कार्पस्कल्स है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दीज कार्पस्कल्स बाय द मीडियम पार्टिकल्स। यानी नंबर 6 पॉइंट जो सर आइजैक न्यूटन ने बोला, दीज कार्पस्कल्स आर मोर अट्रैक्टेड इन डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। मतलब इसका ये है, द कार्पस्कल्स are attracted by the particles of a medium इन कार्पस्कल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। और जो ये अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये ज्यादा होती है डेंसर मीडियम में एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। यानी जो एयर में, जो ही ये एयर में ये कार्पस्कल्स गुजरते हैं, इनको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन एयर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनको ये लेस होता है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। फॉर एग्जांपल वाटर, गिलास एटसेट्रा इज लेस देन एनी मीडियम। ये भी इसने एक पॉइंट बोला। यानी जो ये कार्पस्कुलस है, दीज आर अट्रैक्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, और जो इनके पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का, ये ज्यादा होता है किस में? डेंसर मीडियम में एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स थे। अब हम पहले देखेंगे जो ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, इसमें कौन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, वो हम डिस्कस करेंगे। यानी इसके जो मेरिट्स है, यहाँ पे जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, इसके जो मेरिट्स है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम फिर डिमेरिट्स भी बोलेंगे आपको। जो इसके मेरिट्स है, उन मेरिट्स में पहला जो इंपॉर्टेंट मेरिट है इसका, दैट दिस थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर propagation of light। यानी एज पर सर आइजैक न्यूटन, दीज कॉर्पस्कल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये जो कॉर्पस्कल्स है, ये क्या ट्रेवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, he was also able to explain the laws of reflection, or in other words we can say that reflection of light
was easily explained by Newton's corpuscular theory, reflection of light. मतलब इसका मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये एक प्लेन मिरर है, दिस प्लेन मिरर, जब भी इस पे किसी भी एंगल पे ये कॉर्पस्कुलस पढ़ते हैं एक्सेप्ट 90 डिग्री एंगल, जो ये कॉर्पस्कुलस है जो ही ये पढ़ते हैं किस पे, एक मिरर पे पढ़ते हैं, ये यहां पे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये यहां पे क्या करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एज ए रिजल्ट जो ये कॉर्पस्कुलस इंसिडेंट कॉर्पस्कुलस है ये सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होते हैं विदाउट चेंजिंग मीडियम। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच न्यूटन वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बन गए एंगल ऑफ, ये नॉर्मल है यहां पे, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई बन गया बिटवीन इंसिडेंट कॉर्पस्कुलस एंड नॉर्मल, और ये बन गया एंगल आर बिटवीन रिफ्लेक्टेड कॉर्पस्कुलस एंड नॉर्मल, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये बन गया एंगल ऑफ ग्लैंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्लेन ऑफ द मिरर, ये बन गया एंगल जी, एंगल ऑफ ग्लैंस। तो इस चीज को न्यूटन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट without changing angle and without changing medium. Or Newton was also able to explain the refraction of light, refraction of light. सर ऐसा न्यूटन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया किसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, यानी ये इसका मतलब है ये जो साइन ऑफ आई है इज इक्वल टू साइन ऑफ और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड ही वाज आल्सो एबल टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी जब भी लाइट एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है, इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो लाइट है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। ये फॉर एग्जांपल एयर है, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। अगर हम देखेंगे जो एयर में स्पीड है लाइट की, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। अगर हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यानी कम है एज कंपेयर टू एयर। एज पर सर आइजैक न्यूटन, ये जो कॉर्पस्कुलस है जब भी ये अपना मीडियम चेंज करती है एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पहला इसने बोला है जो रेयर मीडियम है इसमें जो इन पार्टिकल्स की वजह से अट्रैक्शन है इन कॉर्पस्कुलस पे वो कम है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एंड दीज कॉर्पस्कुलस वो कम है किसमें, रेयर मीडियम में। लेकिन डेंसर मीडियम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन कॉर्पस्कुलस पे वो ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, यानी एट अ पॉइंट ऑफ इंटरफेस जब भी ये कॉर्पस्कुलस एंटर होगा डेंसर मीडियम में, तो इस पॉइंट पे इसको फोर्स लगेगा इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। लेकिन जो नेट फोर्स होगा इस कॉर्पस्कुल पे वो डाउनवर्ड्स होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो ये इंसिडेंट बीम ऑफ कॉर्पस्कुलस है ये क्या हो जाएगी, अब बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इन दिस मैनर। जब भी ये इंसिडेंट कॉर्पस्कुलस इस पे पड़े तो ये बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये वाटर है मीडियम, ये क्या है, एयर है मीडियम।
तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। जो ये पता चला, इसके मुताबिक फिर जो स्पीड होनी चाहिए, जो लाइट की स्पीड होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए किसमें? डेंसर मीडियम में, क्योंकि इस डेंसर मीडियम में इन कॉर्पस्कुल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो उसके मुताबिक जो स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए किसमें? डेंसर मीडियम में, वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1850 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फोकाल्ट। फोकाल्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा है इन रेयरर मीडियम देन डेंसर मीडियम। ये एक ड्रॉबैक निकला इस थ्योरी का, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी का, क्योंकि न्यूटन ने बोला था इन कॉर्पस्कुलस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन रेयरर मीडियम वो कम होगा, इन कॉर्पस्कुलस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन डेंसर मीडियम वो ज्यादा होगा। तो उसके मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होनी चाहिए फिर वाटर में या फिर डेंसर मीडियम में एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। लेकिन फोकाल्ट ने 1850 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया दैट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज्यादा होती है रेयरर मीडियम में एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। बाद में ये सच भी निकला। तो ये एक झटका लगा किसको? सर आइजैक न्यूटन को। ये पहला झटका था इसका। और ये जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, इसने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। पहला, जो इसके अब ड्रॉबैक्स थे इस थ्योरी के, जिसकी वजह से ये फिर आगे नहीं हो पाई या आगे नहीं जा पाई। तो इसका जो ड्रॉबैक था, मेन ड्रॉबैक, पहले इसका ड्रॉबैक ये था दैट ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस थ्योरी को इसने एक्सप्लेन नहीं किया। किसको? पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों एक्सप्लेन नहीं किया? क्योंकि इसको जब भी बोला गया दैट जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम पे जब लाइट पड़ती है, चाहे वो गिलास हो फॉर एग्जाम्पल या वाटर हो, गिलास और वाटर, इसमें होती है पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चीज को यहां पे सर आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं किया है। किस चीज को? whenever these corpuscles falling on any transparent material like glass or water, there occurs partial reflection of light and partial refraction of light। इस चीज को सर आइजैक न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये क्यों हुआ ऐसा, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसका पहला ड्रॉबैक था। नंबर सेकंड, सर आइजैक न्यूटन वाज unable to explain diffraction of light, diffraction of light, यानी bending of light on the corners of an obstacle is called diffraction। अगर मैं यहाँ पे एक ओपेक ऑब्जेक्ट लूंगा, इस पे मैं यहाँ पे लाइट डालूंगा, तो ये लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है ऑन द एजेस ऑफ दिस obstacle, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस चीज को यहां पे सर आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन नहीं किया। किस चीज को? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। नंबर थर्ड, जो इसका यहां पे ड्रॉबैक था, दैट वाज ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन द
इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी जो लाइट की जो वेव्स है, जब बाद में वेव कंसेप्ट आया हाइजीन के थ्रू, उस चीज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया है इस थ्योरी ने, दैट्स इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस चीज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया है। नंबर 4th, दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, क्योंकि पोलराइजेशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टर होता है, तो इसके मुताबिक इसने इसको ये कंसिडर नहीं किया है, ये कंसेप्ट ही नहीं था उस टाइम में सर आइजैक न्यूटन को। पोलराइजेशन ऑफ लाइट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, पार्शियल reflection and partial refraction of light was not explained by Sir Isaac Newton, diffraction of light was not explained by Sir Isaac Newton। और जो सबसे बड़ा फॉल्ट इसका रहा इन 1850 में फौकाल्ट ने जो इसको दिया है, दैट इसने बोला था सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए डेंसर मीडियम में ज्यादा एज कंपेयर टू रेयर मीडियम, लेकिन फौकाल्ट ने 1850 में इसको प्रूव किया दैट स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है रेयर मीडियम में एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये थ्योरी इस टाइम पे चली है किस तक, जब जो हाइजीन था, हाइजीन की थ्योरी जब आ गई है, उससे पहले इस थ्योरी को जाना जाता था न्यूटन के नाम से, काफी मशहूर थ्योरी थी ये। लेकिन जो ही यहां पे 1678 में आया कौन, हाइजीन। कल हम देखेंगे इस हाइजीन ने क्या जवाब दिया इसके ड्रॉबैक्स को, किसके, सर आइजैक न्यूटन की। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं हाइजीन्स प्रिंसिपल, उसको हम कल देखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।